देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी के चित्रकूट जेल हत्याकांड मामले में योगी सरकार ने कार्रवाई की है। जेल के अंदर गोलीबारी और हत्या के बाद चित्रकूट जेल के जेलर और जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। शुक्रवार को चित्रकूट जेल में गैंगवार में 2 अपराधी मारे गए थे। तीसरा कैदी पुलिस की गोली से मारा गया था। इस मामले में चित्रकूट प्रशासन का कहना है कि जेल में बंद अंशु दीक्षित ने मुकीम और महराज अली की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने 5 कैदियों को बंधक बना लिया। इस दौरान जेल प्रशासन ने अंशु से कैदियों को छोड़ने की अपील की, लेकिन वह नहीं माना, जिसके बाद पुलिस और अंशु के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अंशु भी मारा गया। यानी कि चित्रकूट जेल में शुक्रवार को 3 अपराधी मारे गए, 2 गैंगवार में और 1 पुलिस से मुठभेड़ में। सूत्रों के मुताबिक अंशु दीक्षित ने जेल में 7 राउंड की फायरिंग की। ये गोली 9 mm की पिस्टल से चली है। ऐसे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अंशु तक की पिस्टल कैसे पहुंची। जिस महराज की अंशु ने हत्या की वह मुन्ना बजरंगी गैंग का सक्रिय सदस्य माना जाता था, जबकि मुकीम काला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इनामी गैंगस्टर था। जिस समय यह घटना हुई तब जेल के अंदर मौजूद सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में ये पहलू भी जांच का विषय है। इसे एक बड़ी लापरवाही के तौर पर भी देखा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज एक तरफ जहां वारदात की तस्वीर साफ कर देता है, तो वहीं पुलिस के जेल जाने के रास्ते भी खोलता है। जेल के भीतर एक सीमित दायरे में बड़े से बड़े अपराधी को काबू करना पुलिस के लिए मुश्किल काम नहीं है। घटना के थोड़ी देर बाद ही करीब 1000 की संख्या में फोर्स जेल पहुंच गई थी। जरूरत पड़ने पर एसटीएफ, एटीएफ जैसी एजेंसियों के माहिर अफसरों और जवानों की मदद भी ली जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया और अंशु को गोली मार दी। इसके पीछे पुलिस जो मजबूरी बता रही है, घटना की न्यायिक जांच होने पर सीसीटीवी फुटेज इसकी सच्चाई खोल सकता है। उस हालात में एनकाउंटर में शामिल पुलिस वाले भी फंस सकते थे। एक वक्त था जब राज्य में जेलों की प्रशासनिक कमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हाथ में होती थी। वर्षों पहले बड़े बदलाव के तहत इसके मुखिया भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बनाए जाने लगे। उनके नीचे भी आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आ सके। 3 साल पहले फैजाबाद जेल में बंद बदमाश खान मुबारक ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया था कि जेल के अंदर हर सुविधा के लिए बाकायदा एक मेन्यू कार्ड है और रेट तय है। यूपी की जेलें इसका साक्षात उदाहरण है, जहां अक्सर गोलियों के धमाके भी सुनाई देते हैं या फिर घातक हथियारों से कैदी एक दूसरे की जान ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जेलों में सब कुछ खुलेआम हो रहा है, यहाँ भी पर्देदारी बरती जा रही है। जब कभी भी जिला प्रशासन की छापेमारी की योजना बनती है तो वह अक्सर लीक हो जाती है और सारा सामान छुपा लिया जाता है। जब भी कोई छापा पड़ने वाला होता है, जेल के गोदामों में सारा सामान शिफ्ट कर दिया जाता है। सरकार भले ही जेल में सुधार के तमाम दावे करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां भ्रष्टाचार थोड़ा कम भले ही हो, पर ये लगातार जारी है। आपको बता दें कि मिलाई से लेकर बैरक के अंदर तक फिक्स रेट है। अफसर जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानकर भी आंखें मूंदे रहने की परंपरा लगातार जारी है। और आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं, एक्स डीजीपी है उत्तर प्रदेश के। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ वेद भूषण जी है, जो कि एक्स आईपीएस है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल विक्रम जी आपसे है, ये जो लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही है, इससे पहले भी हमने देखा कि इस तरह की घटनाएं आती रही है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, लेकिन सर अब 7 राउंड की फायरिंग हो जाना जेल के अंदर, ये कहाँ कमियां आप देखते हैं? नेहा जी, इसमें मैं कमियां देख रहा हूँ। हाई सिक्योरिटी जेल में सीसीटीवी कैमरा का 2 महीने से खराब होना, चूक नंबर 1। चूक नंबर 2, 9 mm की पिस्टल जेल के अंदर का चला जाना। कोरोना काल में जब मिलाई आदि सब बंद है, उन परिस्थितियों में प्रकार का गैंगवॉर हो जाना, वॉच टावर, एडिशनल सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री फोर्स की नियुक्ति, उसके बावजूद गैंग वॉर का अंदर होना और समय से हस्तक्षेप न होना, और 3
मैं इनको आरोपी या मैं कहूँगा बंदी, ये जुडिशियल कस्टडी में थे, इनका हताहत हो जाना ये चिंता का विषय, क्योंकि ये जुडिशियल कस्टडी में जिम्मेदारी जेल प्रशासन की थी। आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था कि ये जब पुलिस के हाथ में आया तब से गिरावट आई। मैं कहूँगा जब से पुलिस के हाथ में आई है तो सुधार हुआ है। जब ये आईएएस के हाथ में था तो सुरंग बना करके राष्ट्र विरोधी आरोपी जेल से भाग जाते थे, जेल कर्मचारियों की पिटाई होती थी, जेल कर्मचारी पूरी तरीके से संदिग्ध थे। और वर्तमान प्रकरण में भी मैं इसको लापरवाही नहीं मानता हूँ, ये चूक है और मैं इसको चूक नहीं, मैं इसको संदिग्धता मानता हूँ। ये संतोष का विषय है कि जेल सुपरिटेंडेंट और जेल अधीक्षक का निलंबन हो गया है, इससे काम नहीं चलेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो दिशा निर्देश है कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी, सीबीसीआईडी इन्वेस्टिगेशन और हत्या का मुकदमा कायम करके जो सीबीसीआईडी की तफ्तीश होती है वो एक अनिवार्यता है। जी ठीक है। वेद भूषण जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए इसमें लापरवाही है या फिर चूक है या फिर यूं कहे कि मिली भगत है, क्या आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है इसके अंदर? देखिए, जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो भी मुलजिम उनके पास में कस्टडी में कोर्ट अदालतें देती हैं उनको एक अमानत के तौर पर वो उनकी जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित रखना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ध्यान होगा, 3-4 दिन पहले गाइडलाइंस जारी किए हैं कि फंडामेंटल राइट्स है जिंदगी जीने का, कोरोना से जिंदगी जीने का। जो यूपी के चित्रकूट के अंदर जो हादसा जिस पे आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें बहुत भारी डेप्थ है या कहीं ना कहीं कनाइव है, मिली भगत है। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा, परंतु ये जिस तरह से मामला हुआ है और इससे पहले भी तमाम हिंदुस्तान की जेलों के अंदर मामले आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो जेल का प्रशासन, जो नीचे का स्टाफ है, कहीं ना कहीं उनकी कनाइवेंस, उनकी मिली भगत आती है। ये जो पिस्टल किस तरह से जेल के अंदर पहुंचा, किस तरह से शूट आउट हुआ, किस तरह से अंशु दीक्षित ने जो बाकी जो कैदी थे उनको हॉस्टेज कर लिया और जिसके रिपरकशन में पुलिस प्रशासन, जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने गोली चलाई, जिसके की वजह से अंशु दीक्षित की डेथ हो गई और दूसरा 2 जो क्रिमिनल थे वो उनकी डेथ हो गई। क्योंकि ये ट्रायल में थे, अभी इन्वेस्टिगेशन या जो भी उनका ट्रायल चल रहा था, वो कोर्ट ही निर्णय करती कि वो किस जुर्म के हकदार हैं। पर जिस तरह से जेल के अंदर एक फैसला आपस में जो गैंग के लोगों ने ले लिया, कि वाकई में एक सवालिया, एक प्रश्न वाचक चिन्ह है। सरकार के लिए जिम्मेदारी है कि वो इस चीज की स्थिति क्लियर करे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसका लास्ट में बिल्कुल जवाबदेही यहाँ पर तय होनी चाहिए। लेकिन विक्रम जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, क्या ये संभव है कि असलहे, हथियार अंदर चले जाएं जेल के अंदर और जेल प्रशासन को इसकी खबर ना हो? नेहा जी, आपका इकलौता स्टूडियो है जिसने इसको गहराई से इसकी छानबीन कर रही निष्पक्षता के साथ। अगर आप देखें, अंशु दीक्षित कब सुल्तानपुर जेल से चित्रकूट जेल आए, इसके अलावा मिराज और मुकीम काला कब चित्रकूट जेल में आए, और इसके पहले अगर आप जब मुन्ना बजरंगी की जो हत्या हुई थी बागपत जेल में, इस तरीके से सुनील राठी और मुन्ना बजरंगी एक साथ आए, तो क्या इत्तेफाकन है या सहूलियत पहुंचाई गई है? वेद भूषण जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जीवन का अधिकार एक मौलिक फंडामेंटल राइट है और इसके बारे में पूरी कार्रवाई पुलिस की, इसको कहते हैं अमानत में खयानत, ये अमानत में रखे गए थे और अगर इनकी हत्या होती है तो ये अमानत में खयानत, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो है ही, बाकी तो जब अपराध होंगे सो होंगे। लेकिन जेल की पुलिस जो लापरवाही मैं नहीं कहूंगा, इसमें संदिग्धता, बिना संदिग्धता के, भ्रष्टाचार के, मिली भगत के इस प्रकार के कांड नहीं हो सकते हैं। सीसीटीवी खड़ा हुए इत्तेफाकन नहीं हुए, वॉच टावर्स वहां रहते हैं, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, समय से अलार्म नहीं दे, समय से हस्तक्षेप नहीं हुआ, और हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, पुलिस बैकअप रहता ही है, पुलिस बैकअप टाइम से आ जाता है, तो ये जो एक अप्रिय घटना होती है इसको रोकथाम बड़ी आसानी से होकर नहीं हुई। बहरहाल मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन में बात आएगी और जो इसमें संदिग्ध पाए जाते हैं। विक्रम जी, सीसीटीवी खराब हो जाना, जाहिर तौर पर अगर सीसीटीवी खराब है, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर अपराधी रहते हैं, वहां पर सीसीटीवी खराब होना अपने आप में एक बड़ी चूक है सर। और अगर ऐसे में खराब भी है तो उसकी जानकारी किसको दी गई, और क्या अगर सीसीटीवी सही होता उस वक्त तो क्या इस पूरे ये कहा जा सकता है कि हत्याकांड को सुलझाने में काफी हद तक मदद मिलती? नेहा जी, आपने बहुत ही माकूल सवाल किया है। सीसीटीवी खराब थे या खराब किए गए, और 2 महीने से अगर खराब थे, जिनका इंस्पेक्शन हफ्ते में 2 बार वरिष्ठ अधिकारियों का होता और प्रतिदिन डे अफसर का होता, तो डेली इंस्पेक्शन में अगर ये सीसीटीवी खराब थे तो 2 महीने खराब नहीं, 24 घंटे के अंदर उनमें सुधार और मरम्मत, रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए था। 8 दिन और 60 दिन अगर नहीं हुए
तो मैं ये तो कहूंगा इन्वेस्टिगेशन का ये पॉइंट है, वेदभूषण जिससे सहमत हो गए, खराब थे या खराब किए गए। बिल्कुल, खराब थे या खराब किए गए। लेकिन वेदभूषण जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जेल के अंदर सर 7 राउंड की फायरिंग हो जाना, ये अपने आप पे कितना बड़ा सवाल खड़े करता है कि 9 mm की पिस्टल से गोलियां चलती है, ये जो गोली होती है वो 9 mm की होती है, और ऐसे में जाहिर तौर पे 7 राउंड की फायरिंग होना, ये कितना बड़ा सवाल खड़े करता है जेल प्रशासन पर। नेहा जी, न केवल चित्रकूट में, पूरे हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जो प्रशासन के ऊपर सवाल उठते रहे हैं, जो वहां पर फैसिलिटी दी जाती रही है, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को फैसिलिटी दी जा रही है, उसमें सीसीटीवी खराब कर देना एक बहुत छोटी सी एक चीज हो सकती है, क्योंकि उसके लिए कहीं ना कोई बेनिफिशियरी होंगे। ये गैंगवार इसलिए होते हैं कहीं ना कहीं बेनिफिट किया जाए, और जेल प्रशासन इतना मूर्ख नहीं है कि सीसीटीवी की खराबी होने की सूचना उनके पास ना हो। उनके एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, एएमसी होती है, जो भी सीसीटीवी लगाने वाली एजेंसी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सीसीटीवी की फुटेज से एक साइंटिफिक एविडेंस मिलती कि किस तरह से ये वार हुई, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किस एंगल से फायरिंग की गई, कौन कौन लोग फायरिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। वो तमाम चीजों को छिपाने के लिए, कवर अप करने के लिए ये सारा एक षड्यंत्र किया गया, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। जैसा कि साहब ने बताया था कि जो कि जेल के अंदर का मामला है, इसकी तमाम जांच जो है मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, इसमें कानूनी प्रोविजन है, तो तब सारी चीजें निकल के आएंगी। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे नीचे का स्टाफ है, ऊपर की कोई पॉलिटिकल कोई कनाइवेंस है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, ये आम क्रिमिनल नहीं है। जैसा साहब ने बताया कि मुस्लिम कानून के ऊपर इनाम रखा हुआ था, जो बाकी जो दोनों मरे हैं, एक तरह से तो दोनों अच्छा है कि पुलिस के लिए, देश के लिए अच्छा है कि तीनों क्रिमिनल निकल गए, एक कांटे तीनों निकल गए, परंतु एक के रूप में इसको देखा जाना चाहिए और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आना चाहिए, जिससे तमाम पब्लिक को, जनता को, देश को पता लगे कि इसके पीछे क्या था, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलती कहाँ हुई, किससे छूटी। जी बिल्कुल। एक अहम और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है विक्रम जी कि जेल के अंदर सर, जहां पर पुलिस वालों का जमावड़ा रहता है, जहां पर पुलिस की फोर्स रहती है, वहां पर एक अपराधी अगर 5 और अपराधियों को बंदी बना लेता है, जैसे कि खबर निकल के सामने आती है या आई है, तो ये कितनी बड़ी विफलता है पुलिस की। नेहा जी, आपके सवाल बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई पुलिस महानिदेशक ये सवाल करेगा जी। और ये अविश्वसनीय है, ये अविश्वसनीय है कि एक अपराधी जेल के अंदर, जहां पुलिस की भारी मौजूदगी हो, जेल वार्डन हो, जिनको की बोलचाल की भाषा में पीलिया कहा जाता है, और 7 राउंड चलाना, एक राउंड चलाने में कुछ समय लगता है, 2, 3, 4, 5 बार उसको ओवर पावर करना, वॉच टावर वाले अगर चाहते नॉन वंकल पार्ट के गोली चला के नीचे उसको निष्क्रिय भी कर सकते थे, ऐसी तो कुछ कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ी। तो क्या इसको इतनी छूट दी गई, या किंकर से रिमूव होंगे कर्मचारी, किंकर होने का कोई अवसर नहीं है। ये प्रशिक्षित पुलिस कर्मी है, इनकी ट्रेनिंग होती है कि ऐसी स्थितियों पे काबू पाए, आतताइयों पर, अपराधियों पर क्यों नहीं कर पाए हस्तक्षेप। भली भांति आपके सवाल बिल्कुल माकूल है, इसके ऊपर अगर हस्तक्षेप नहीं हुआ, 7 राउंड चले, तो 7 राउंड किन परिस्थितियों चले, पुलिस कर्मी किंकर से रिमूव हो गया तो भी बर्खास्त होने काबिल है, हस्तक्षेप नहीं किया तो भी बर्खास्त होने काबिल है, और अगर मिली भगत थी तब तो खैर जेल जाने के साथ साथ भी बर्खास्त होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत तफसील से जानकारी यहाँ पर निकल के सामने आनी चाहिए और बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए, ताकि कम से कम इस तरह के मामले दोबारा जेल में सामने ना आए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल विक्रम जी आपसे है मेरा कि सर, ये जब एक घटना होती है, घटना के थोड़ी ही देर बाद करीब 1000 की संख्या में फोर्स जेल में पहुंच जाती थी, और ऐसे में जरूरत पड़ने पर एसटीएफ, एटीएस जैसी एजेंसियां भी माहिर अफसरों और जवानों की मदद इनकी ली जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। जब ये घटना हुई, अंशु को गोली मार दी गई, और इसके पीछे मजबूरी भी बताई जा रही है। सर, क्या लगता है कि उस वक्त सीसीटीवी ना खराब होते तो और भी कुछ सच्चाइयां निकल के सामने आ सकती थी? निसंदेह जी ने प्रकाश डाला है कि सीसीटीवी रहती तो अनुसंधान की दिशा और दशा बिल्कुल अलग होती। आज जो प्रयास होगा और जो वहाँ के लोग बयान देंगे, उसमें ईमानदारी के साथ उसका समावेश देखना किया जाएगा, विचार नहीं है। लेकिन सीसीटीवी जो फुटेज होती है, वो टेक्निकल एविडेंस होता है, उसको टेलीफोन तक मान्य होता है, उसकी विश्वसनीयता की कोई परिस्थिति में नहीं खा सकता है, वो खराब हो गए। आपने समझा, अगर एसटीएफ पैरामिलिट्री फोर्स से स्वचालित हथियार के साथ मौजूद थे, उनके द्वारा क्या कार्रवाई गई,
अंशुल वाजपेयी को निष्क्रिय करने के लिए। और अगर नहीं निष्क्रिय किया गया, एक आदमी एक तरफ 9mm के साथ, दूसरी तरफ AK-47 लाइट मशीन गन, मशीन कार्बाइन, मशीन गन, स्वचालन हथियार, बुलेट प्रूफ, क्या उसको एक को निष्क्रिय नहीं कर सकता था? क्या उसको नॉन वाइटल पार्ट से गोली मार करके या रबर बुलेट से मार करके उससे पूछताछ करके पूरे षड्यंत्र का खुलासा हो जाता? ये विचारणी इन परिस्थितियों में इस तरीके से नहीं हुआ। ऐसा होना नहीं है जी कि पहले निष्क्रिय करें, आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करें, नहीं होता है अब अपनी आत्मरक्षा में मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करें। जी, वेदभूषण जी, सवाल ये भी है कि सर एक वक्त था जब राज्य में जेलों की प्रशासनिक कमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हाथ में होती थी। वर्षों पहले बदलाव के तहत ही इसके मुखिया भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बनाए जाने लगे। उसके नीचे कई IPS अधिकारियों की भी तैनाती की गई। लेकिन क्या वाकई आपको लग रहा है कि जिस उम्मीद के साथ ये बदलाव किया गया था वो उम्मीद के साथ ही अब नतीजे भी बदल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सीनियर IPS अधिकारी जेल के बॉस बनाए जाते हैं, छोटी बात नहीं है। जो DG रैंक के ऑफिसर होते हैं दिल्ली में, यूपी में, वो जेल के उनके पास प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इसमें जहां तक निकल के आया नीचे के लेवल की, क्योंकि आपको ध्यान है कि एक जेल मैनुअल होता है, जेल मैनुअल में कैटेगराइजेशन होता है, वर्गीकरण होता है कि किस क्रिमिनल को किस तरह की जेल में रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा। ये तमाम चीजें विचार करके रखी जाती हैं। इस मामले के अंदर, चित्रकूट के मामले के अंदर जो दोनों राइवल ग्रुप थे, डिफरेंट जेल में क्यों नहीं रखा गया? क्या उसके कारण थे? क्या कोई राजनीतिक कारण था? और ये किसके इशारे पे अंशु दीक्षित ने ये पिस्टल प्रोक्योर की और कैसे फायरिंग की? क्या इसका कोई कम्युनिकेशन किसी के साथ था? ये तमाम चीजें CCTV की जब और डिटेल्स जो बाहर से मिल पाएंगी या तो उसके कॉल डिटेल्स जब डाटा से निकाली जाएगी तो पता लगेगा कहीं ना कहीं इसमें बाहर से कहीं मदद की और उस पर एक षड्यंत्र के तहत सारा मामला किया गया था। अब जैसा आपने कहा STF और बाकी यूपी पुलिस, अब चूंकि इसकी जांच एक मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी है, मजिस्ट्रेट साहब की निगरानी के अंदर जैसा वो डायरेक्शन देंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और आप सबके सामने वो चीजें खुल कर आएंगी। विक्रम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि सर 3 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो फैजाबाद जेल में बंद बदमाश खान मुबारक ने एक वीडियो जारी किया था, अगर आपको याद हो, और आरोप लगाया था कि जेल में हर सुविधा के लिए बाकायदा एक मेन्यू कार्ड है और रेट तय कर दिए जाते हैं। यूपी की जेलें इसका साक्षात उदाहरण है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है जहां गोलियों की धमाके सुनाई देते हैं, गड़गड़ाहट सुनाई देती है और ये भी खबरें निकल के सामने आती है कि हथियार कैदियों के पास होते हैं, असलहे होते हैं। अगर उस वीडियो को ध्यान में रखते हुए उस पर एक्शन लिया जाता या फिर उस पर कार्रवाई की जाती तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से इस तरह का उदाहरण सामने नहीं आता? बिल्कुल आ जाता। ये सब नसीहतें थी, अलार्म बेल थी जिसकी ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और यहाँ पर देखें कि भ्रष्टाचार, जिनका भ्रष्टाचार कोई आज का नहीं है, इसका एक इतिहास रहा है। सुविधा देना, स्पेशल खाना देना, आराम की सुविधा पहुंचाना, मादक पदार्थ और शराब पहुंचाना, हथियार पहुंचाना, इसके अतिरिक्त अवांछनीय चीजें जैसे सिम कार्ड, मोबाइल फोन की सुविधा दिलवाना, अवांछित और अनाधिकृत बिलाई कराना, ये सब चीजें आज पूरे भारत की ये शिकायत। लेकिन जो आपने कहा कि अगर 3 साल पहले ये मेकअप कौन थी, अगर हम जग जाते तो आज शायद ये चीज हम अवॉइड नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने कोई नसीहत दी है, नसीहतें ले लेते थे, ये बिल्कुल हम सुन सकते थे। मैं आपको बता दूं, जब मैं DGP था तो हफ्ते में एक दिन बिना पता पूरे प्रदेश के 70 जेलों में एक साथ छापे होते थे, जबरदस्ती जाते थे। और अगर कहीं कोई अवांछनीय वस्तु मिलती थी, मोबाइल फोन, मादक पदार्थ, शराब, तो जेल सुपरिटेंडेंट तो सस्पेंड होता ही था, वहां के जो सीईओ थे वो भी सस्पेंड होते। तो कालांतर में 2 महीने लगे, 2 महीने में जेल का प्रशासन अपने पटरी पर आ गया था। लेकिन सतत प्रयास होने चाहिए, ये नहीं कि आज किया तो 6 महीने शांत हो गए। एक और सवाल मेरा वेद जी आपसे है, क्योंकि सरकार भले ही सर तमाम दावे करती हो कि जेल में सुधार हो रहा है, लेकिन सच्चाई है कि वहां भ्रष्टाचार भले ही थोड़ा कम हुआ हो पर ये लगातार जारी है। मिलाई से लेकर बैरक के अंदर तक फिक्स रेट तय किए जाते हैं। अफसर सबको जानते हैं लेकिन फिर भी आंखें मूंदे रहते हैं। क्या वजह इसके पीछे है? नेहा जी, ये जो जेल प्रशासन है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है। जैसे दिल्ली के अंदर तिहाड़ जेल और जो बाकी जेल है वो आम आदमी पार्टी को सुपरवाइज करती है, उनके मंत्री सुपरवाइज करते हैं। ऐसे ही यूपी और तमाम स्टेट के अंदर वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। अब जो राजनीतिक वहां पर तो उनके अपने इंटरेस्ट के लोग होते हैं और जो भी तो इस चीज के लिए बहुत मशहूर रहा है।
आज ही नहीं, इससे पहले जेल प्रशासन के ऊपर सवाल उठते रहे, जो कि अपनी आका अपने नजदीक जो जेल के अंदर रहते हैं, किस तरह की फैसिलिटीज उनको एक्सटेंड की जाती है। इवन दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर उनको 5 स्टार होटल से खाने तक मुहैया कराए जाते हैं, उनके लिए नशे की चीजें मुहैया कराई जाती रही है। ये कोई बिल्कुल छिपा हुआ ऐसा सीक्रेट मैं नहीं बता रहा जो किसी पब्लिक डोमेन में नहीं था। तो ये तमाम चीजें इसके लिए न केवल जेल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, इसके लिए सरकारें जिम्मेदार है कि क्यों इस तरह की चीजें जेलों के अंदर करते रहते हैं, होती रहती हैं। बिल्कुल, इसके लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं। सही आपने बात बताई है यहाँ पर। लेकिन विक्रम जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, आप भी एक अच्छे पोस्ट पे रहे हैं, डीजीपी रहे हैं सर, आप ये मुझे बहुत बारीकी से बताने की कोशिश करें सर। अफसर चाहते हैं सुधार हो, अफसर चाहते हैं कि व्यवस्थाएं बेहतर हो और इस तरह की चीजें कम से कम दोबारा सामने ना आए, लेकिन फिर भी आंखें मूंदे रहना पड़ता है। क्यों? कहां पर आपको लगता है कि चूक होती है और कहां पर हमें करनी पड़ती है? आपने ये देखा होगा नेहा जी, आप नहीं समझती होंगी, लेकिन वेदभूषण जी जानते हैं कि जेल वो स्थान है जहां हमारे बाहुबली नेता अक्सर जाते हैं। तो जेल में स्वस्थ प्रशासन हमारे बाहुबली नेता भी नहीं चाहते हैं और कई नेता नहीं चाहते हैं, और वो चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं कि जेल सुधार लागू न हो। मैंने सिंगापुर की दिल्ली पुलिस को भी देखा है, जहां से मैं किसी कैदी को लेकर के प्रत्यार्पण घंटे में व्यवस्था देखने गया था। वहां पर ये देखा कि वहां से अगर आदमी कितनी बार दिन में खाता है, पीता है, इसका भी लेखा जोखा होता है। और उसके जो कपड़े होते हैं वो ऐसे होते थे झीने से, और एक जिसको कहते हैं जाने बांधने का नाला वो इतना पतला तो इससे कुछ हाथी या अपना नुकसान न कर सके। सिंगापुर ऐसा छोटा दिन ऐसी व्यवस्था कर रखा है, आदमी ने क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या छोड़ा क्या दवा खाई नहीं खाई, एक एक चीज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल मॉनिटरिंग होती है मेरा जी, वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक लॉबी है चाहती जेल सुधार न हो, क्योंकि उनका काफी समय उनका उनके परिवार का जेल की सलाह से दिखता है, क्योंकि वो चाहती की जो लिंग की व्यवस्था है ऐसी चलती है जिसे जब उनको भी जाना पड़े तो इस तरीके का साम्राज्य जेल के पीछे से और बाहुबलियों का साम्राज्य चलता रहे। नेहा जी बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर, लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिए विक्रम जी, क्या आपको ये भी लगता है कि ऐसे अफसरों पर सत्ता का भी दबाव रहता है? बेशक दबाव रहता है। बिना दबाव के मैं कहता 2 दबाव होते हैं उनके ऊपर, एक अपना व्यक्तिगत भ्रष्टाचार और दूसरा दबाव। आपने सुना होगा कि कई जिलों में बाहुबली अपना साम्राज्य चलाते हैं। मुख्तार अंसारी एक जेल में थे, आदमी को तो मछली का तालाब था, वहां मछली पालते थे, बैडमिंटन खेलते थे। वहां की तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी जाके बैडमिंटन खेलते, ऐसा अंधेर मैंने तो कभी सुना, लेकिन यहाँ तक भी दुर्नीति के जेल प्रशासन के। लेकिन सर, ये बदलाव कैसे मुमकिन है? अगर हम चाहें कि बदलाव हो तो बदलाव के लिए हमें क्या कुछ करना होगा? कैसे बदलाव होगा जेल में? आप ऐसे शो की इसकी लिंक आप एमएचए को भेजिए, भारत सरकार को भेजिए, उत्तर प्रदेश शासन योगी जी के यहाँ भेजिए। और अब अगर ये सस्पेंड हो गए, मुझे पूरी उम्मीद है कि जन जागरण होना ही चाहिए। सांप को दूध पिलाने का कोई औचित्य नहीं है। समाज ये मांगता है, समाज कुर्बानी मांग रहा है कि जो जेल के अंदर है, जेल के अनुसार जेल मैनुअल के अनुसार ही कार्रवाई हो, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं जेल के। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पे बदलाव होना चाहिए, और बदलाव इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि सत्ता जब बदलती है तो जाहिर तौर पर हर किसी से उम्मीद रहती है, हर सरकार से ये उम्मीद रहती है कि शायद कुछ बेहतरी के लिए कदम उठाया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जेलों का हाल बेहाल है, और न सिर्फ अब से बल्कि बरसों से यही देखा जा रहा है, और उम्मीद यही कि आने वाले वक्त में कुछ सुधार होगा। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।